Good evening, sir. Good evening, बेटा. अब हम लोग जो है यहाँ पे जो है केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन. हम लोग यहाँ पे जो है केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. सबसे पहले जो है गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड इवनिंग है. ठीक है. केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखो. हम आज केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने शुरुआत फिजिक्स में की है उसी तरह से हमें केमिस्ट्री के पार्ट को भी देखना है. कर लो पहले. मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन. हम लोग यहाँ पे जो है केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. ठीक है. बेसिकली हमें यहाँ पे जो है केमिस्ट्री वाले पार्ट को देखना है. हम केमिस्ट्री स्टार्टिंग कर रहे हैं. जिस तरह से हमने फिजिक्स में स्टार्टिंग की है उसी तरह से हम यहाँ केमिस्ट्री में भी देखेंगे. किस तरह से सबसे पहले हमें समझना है कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती है, आखिर केमिस्ट्री होती क्या है, किस तरह से हम केमिस्ट्री में क्या क्या चीजों को ऑपरेट कराते हैं, एंड देन उनके बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या क्या उसमें मतलब हम यहाँ पे केमिस्ट्री में ए टू जेड जो भी चीजें हमारी ऑपरेट हो रही होंगी हर चीजों के बारे में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है ना. सबसे पहले समझो कि केमिस्ट्री बेसिकली करना क्या है. आखिर हमें आज 11th के पोर्शन में केमिस्ट्री में हमें आखिर क्या क्या पढ़ना होता है. ठीक है ना. सबसे पहले हम 11th का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हम 11th के सिलेबस में कौन कौन से पार्ट को या कौन कौन से चैप्टर को केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो आज हम केमिस्ट्री के सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को ही देख रहे हैं. सबसे पहला इसमें जो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली तुम क्या पढ़ते हो? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ये कुछ कुछ फिजिक्स की तरह ही तुम्हें मिलेगा. जैसे फिजिक्स का पहला पार्ट तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया जाता है कि बेसिकली आखिर फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में अगर किस तरीके से स्कोप होते हैं, ये सारी चीजें. उसी तरह से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसी तरह के ऊपर है कि आखिर केमिस्ट्री है क्या, कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री में डीलिंग की जाती है. ठीक है ना. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है मोल कॉन्सेप्ट का. ठीक है ना. हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका पढ़ना होता है दैट इज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, पर हम यहाँ उसको पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म में दोबारा से पूरी तरह से पढ़ेंगे. ठीक है ना. इसमें जो सेकंड चैप्टर मेरा आता है दैट इज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम. तुम जानते हो कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है एटम्स के ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन बताने में कि एटम्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या एटम्स में होता है. पहले बताया गया था कि जिस तरह से कि एटम का और सब डिवीजन नहीं किया जा सकता, उसी तरह से वहां पे कई सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी हुई है. तो हमें यहाँ पे सेकंड टॉपिक यही पढ़ना होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स. थर्ड चैप्टर जो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे दैट इज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी. थर्ड है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है ना. हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. ठीक है. कई सारे बेसिस पर किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल उनके एटॉमिक साइज के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम ये बात जानते हैं कि किस किस तरह से जो है हम
एटम्स का या फिर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और उनके बाद जो है हम क्या इसमें पढ़ेंगे, एंड पीरियोडिसिटी। इनमें पीरियोडिसिटी देखेंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पीरियड के होने के बाद जो है अपने आप को रिपीट करे, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हम ये भी देखने को यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा कि कोई एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर इतना होता है या फिर कुछ भी होता है। अब एटॉमिक नंबर कितने समय बाद या फिर किस तरह से अपने आप को रिपीट करता है, क्योंकि मेनली क्या है 118 एलिमेंट हमें आज तक खोजे जा चुके हैं और बाकी एलिमेंट अभी भी या कहते हैं रनिंग वे में है कि और उनके ऊपर प्रोग्रेस चल रही है। तो 118 एलिमेंट के ऊपर, हर एलिमेंट के ऊपर अलग अलग अगर हम प्रॉपर्टी याद करने लगे तो हमारे लिए वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो बेसिकली किया क्या जाता है, एक पैटर्न बना दिया गया है, एक तरीका बना दिया गया है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बारे में हमें देखने को मिलेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कितने समय बाद या फिर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है या फिर कैसी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने आप को एक पीरियड या एक ग्रुप के अपने टाइमिंग के बाद जो है, एक पीरियड होने के बाद जो है अपने आप को रिपीट करती है। तो उसके हम ऑर्डर को याद कर लेते हैं कि हाँ, अगर पहले प्रॉपर्टी में, अगर पहले एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिली है तो उसके बेसिस पर हम बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी क्या कर लेते हैं, एक गेस कर लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं और उनका जो है इसी तरीके से हम उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आसानी से याद कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हमें ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो चौथा चैप्टर हमारा इसमें आएगा, दैट इज बेसिस ऑफ अ केमिकल बॉन्डिंग। किस तरह से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे इसमें दिक्कत, सबसे अच्छा चैप्टर यही माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि आखिर कोई एक एलिमेंट किस तरह से केमिकली जुड़ करके दूसरे एलिमेंट के साथ कितनी सारी नई चीजों का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसके बारे में क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्योंकि भाई अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब जुड़ेगा तो पक्का है कि कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड आपस में बनाएंगे। तो जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो उसका एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें फोर्थ चैप्टर में इसके बेसिस पर हमें देखने को मिलता है कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें आके यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा इसमें जो चैप्टर आता है दैट इज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हम जानते हैं कि मैटर के बेसिकली 3 स्टेट के बारे में तुम्हें बताया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट एक्चुअल में सॉलिड भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है, लिक्विड भी 3 तरह से डिवाइड किया गया है, एंड गैस आर आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि आपकी सॉलिड है क्या, लिक्विड है क्या और गैसेस क्या है, ठीक है ना। और एक हायर थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म में जो मैंने जूनियर क्लासेस में बेसिकली पढ़ा हुआ है कि सॉलिड जो होते हैं वो हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रखे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें काफी कम होता है। तो इन्हीं का क्या करना है, हमें अपग्रेडेड एक तरह से कह लो हायर एजुकेशन में थोड़ा सा इन्हीं को मॉडिफाई करके पढ़ना है। तो इसमें कुछ खास और कुछ बहुत ज्यादा टफ चैप्टर होने की बात नहीं होती, सारे इजी चैप्टर आते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर इनको एक रेगुलर स्टडी में देखा जाए तो बहुत आसानी से इनको कवर भी किया जाता है, ठीक है। 6th चैप्टर आता है दैट इज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब जब हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उसके बेसिस पर क्या होता है, उन पार्टिकल का मोशन देखने को मिलता है फॉर डिफरेंट केसेस, ठीक है ना। अब उन पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या बताया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का यहाँ आता है। दैट मींस क्या, थर्मो मींस थर्मल एंड डायनामिक्स मींस द मोशनल एनर्जी, या फिर उसकी वजह से जो मोशन काइनेमेटिक्स पैदा हो गई, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी एलिमेंट को या पार्टिकल को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और थर्मल एनर्जी पाते ही उसमें क्या होता है, एक तरह का डायनेमिक मोशन देखने को मिलता है। उस पार्ट को समझने के लिए हमें इस चैप्टर की मदद लेनी पड़ती है। ये चैप्टर तुम्हारा बेसिकली फिजिक्स में भी बताया जाता है, बट फिजिक्स वाले पार्ट में हम इसका मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ते हैं और केमिस्ट्री वाले पार्ट में इसका अप्रोक्सीमेट थ्योरेटिकल अप्रोच। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एकदम काफी ज्यादा इसमें उठते हैं, ठीक है ना। बोर्ड के अनुसार हम लोग जो चल रहे हैं उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि इनसे तुम्हारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक वैल्यू बहुत ज्यादा उठ जाती है। इसमें तुम्हारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किए जाते हैं। और फिजिक्स में जब यही चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे जो है हमें इन्हीं चैप्टर का जो है
बेसिक जो है हमें वहां पे न्यूमेरिकल या कह सकते हो डेरिवेशन के अप्रोच के थ्रू बताया जाता है, ठीक है ना। सातवां चैप्टर जो हमारा इसमें आता है दैट इज ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। कौन सा आता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में बोलना चाहें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल टू। उसी तरह से जब हम केमिकल इक्वेशन में बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही हो जाता है कि जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ रही है, जैसे मान लो अगर कोई केमिकल इक्विलिब्रियम में आ रही है कोई चीज, मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और जिसके बारे में तुमने ये बात बोल दी है कि इट विल बिकम है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए क्या बोल दिया जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जितनी तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रिएक्टेंट में भी हो रहा है, और वो उतनी ही स्पीड में है अगर वो इक्विलिब्रियम की स्पीड में है, ठीक है ना, अगर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या बताता है? हमें इक्वालिटी की कंडीशन को बताता है कि जिस कंडीशन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से बनना क्या हो जाता है? इक्वलाइज कर जाता है। किससे? प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से बनना, ठीक है ना। जितनी तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था उतनी ही तेजी से जब प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनने लग जाए तो उस कंडीशन में बताते हैं कि हाँ ये पार्ट जो है बेसिकली क्या हो गया है, ये पार्ट मेरा जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। अब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बता रहा है इसीलिए बेसिकली इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसी तरह से हमें इसमें कई सारे और पार्ट भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। जैसे इनके ऊपर जब कोई केमिकल रिएक्शन होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ या तो एनर्जी निकलेगी या तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनके बेसिस पे कॉन्सेप्ट आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है ना। और भी कई सारे क्वांटिटीज का हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये मेरे 7 चैप्टर बेसिकली क्या थे, केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक वाले या फर्स्ट पार्ट को हम क्या कर रहे थे इसमें डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसमें मैंने क्या किया है केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के बारे में बताया, जिसमें हमने क्या किया है बेसिकली केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक को बेसिकली डिस्क्राइब किया है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमें ये 7 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम सेकंड बुक 8th चैप्टर हमारा आ जाता है दैट इज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? बेसिकली क्या होता है या फिर क्या बोला जाता है? रिडॉक्स वर्ड का मतलब समझो, रिड प्लस ऑक्स। रिड मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी देखने को मिलती है जहां पे हमें रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिल रहा है, या फिर जब दोनों कंबाइंड फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को उनके इक्वलाइज फॉर्म में लाना सीखेंगे। मतलब क्या हुआ कि हम उनके बैलेंसिंग को हम सीखते हैं डिफरेंट मेथड से, कि अगर कोई इक्वेशन मुझे केमिकल इक्वेशन दी हुई है तो उनको आपस में बैलेंस कैसे किया जाता है। अब हो सकता है वो आयनिक इक्वेशन हो सकता है वो कोई केमिकल इक्वेशन या कहते हैं कंप्लीट फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? बैलेंसिंग करना सीखते हैं और कई सारे मेथड या कई सारे टेक्निक से सीखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा इसमें जो चैप्टर आता है दैट इज ऑफ अबाउट हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये एक एलिमेंट को हम एक चैप्टर में क्यों इंक्लूड कर दिए? व्हाई हाइड्रोजन इज एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है ना। अब उस एक एलिमेंट से मैंने क्या किया है? पूरा चैप्टर बना दिया। ऐसा क्या खास बात हो जाता है हाइड्रोजन में? तो हाइड्रोजन इज द यूनिक एलिमेंट, अब तक का जो खोजा गया एलिमेंट है उनमें सबसे ज्यादा यूनिक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टी रखने वाला जो है हाइड्रोजन खुद है। अब हाइड्रोजन को क्यों बोल दिया जाता है कि वो यूनिक एलिमेंट है? बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट पीरियड एज वेल एज, ठीक है ना, पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ, सॉरी पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी, पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी के साथ साथ 17 ग्रुप की प्रॉपर्टी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अनुसार अगर देखा जाए या पीरियोडिक एलिमेंट के अनुसार अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट ग्रुप से मिलती है एंड कुछ प्रॉपर्टी जो है 17th ग्रुप के एलिमेंट से ऑब्जर्व होती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर जो है इसी वजह से इसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन खुद से दिया जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि हाइड्रोजन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर ये डुप्लेट रूल फॉलो करना चाहता है तो इसको मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और अगर ये अपना जो है वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करना चाहता है बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस होने के लिए, तो मात्र इसको एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने की भी जरूरत है।
इस वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो इट विल बिहेव लाइक अ 17th ग्रुप एलिमेंट, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालता है तो इट विल बिहेव लाइक अ एल्केली मेटल, यानी फर्स्ट ग्रुप के मेटल की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसका स्थान भाई फर्स्ट और 17 दोनों में लिखा जाता है। अदरवाइज ये पीरियोडिक टेबल में एक कट ब्लॉक की तरह ऊपर इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है, जो इसमें नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है दैट इज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ये बात ध्यान रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, जैसे तुम्हारा पीरियोडिक जो पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, इट कंटेन 4 ब्लॉक्स, ठीक है ना, 4 ब्लॉक ही कंटेन करता है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक तुम्हारे कंसीडर का आता है, 4 ब्लॉक यहाँ पे पढ़ता है। अब इन 4 ब्लॉक्स में तुम्हें यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक होता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिला करके ये तुम्हारा बनाया जाता है क्या चीज? एस ब्लॉक एलिमेंट। बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि इनके अगर एटॉमिक शेल को ऑब्जर्व करा जाए तो इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब एस ब्लॉक में पाया जाएगा, मतलब जो एस वाला पार्ट होता है, जैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो एस पी डी एफ चारों में करते हो ना, तो इनमें क्या होगा, इनके अंदर के जो सारे एलिमेंट्स होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो लास्ट शेल की जब हम बात करेंगे तो लास्ट शेल मेरा एस ब्लॉक यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे एलिमेंट बेसिकली होते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, जिनको हम एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा इसमें एक चैप्टर आता है दैट इज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट, वैसे तो पी ब्लॉक जो है 13 टू 18 पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कि 13 से लेकर 18 ग्रुप, मतलब 13 टू 18 ग्रुप के जितने भी ग्रुप बने, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, दिस कंबाइंडली नोन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट। बट हमें यहाँ पे जो है केवल और केवल 11th कोर्स के अनुसार 13 एंड 14 ग्रुप को ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। 13 एंड 14 ग्रुप ओनली, बाकी 15, 16, 17 एंड 18 ये चारों जो है तुम्हारे 12th में पढ़ाए जाते हैं इन तीन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। और बाकी जो बच गया एस और पी के अलावा डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी तुम्हारा क्लास 12th का ही सिलेबस बन जाता है, ठीक है ना। मतलब बेसिकली 11th एंड 12th अगर हम मिला लें तो 11th 12th मिलाने के बाद हमें भाई पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल जो है एक्चुअल में पढ़नी पड़ती है। थोड़ा सा हम आधा जो पोर्शन लमसम 11th में पढ़ रहे हैं और आधा ही पोर्शन जो क्या होता है वहां पे 12th में पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है ऑर्गेनिक पोर्शन की स्टार्टिंग हो जाती है कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर जिसको हम बोलते हैं जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ये चैप्टर बेसिकली क्या होता है, जिसको हम लोग सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसको जनरली जीओसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हो, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे बेसिकली क्या की जाती है, बेसिकली डिस्क्राइब की जाती है कि किस तरह की होती है, क्यों उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। क्लास 10th में तुमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ा भी था कि जैसे क्लास 10 में तुमने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, the chemistry which contain the organic compound, and बाद में मालूम पड़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया कि भाई जिस भी कंपाउंड में कार्बन आ जाएगा वो कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम उसी पार्ट को लेते हुए उनके थोड़े से और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल नॉमेनक्लेचर सीखेंगे या उनका, ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे, और कई सारी टेक्निक्स होती है जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है, हमने यहाँ पे ये देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, कार्बन की कंपाउंड या फिर कार्बन के बारे में बेसिकली पढ़ना है, ठीक है ना। उनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये सारी चीजों को देखना है। अब इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर ऐसा है जिसका मतलब होता है हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, ठीक है ना, एंड कार्बन दैट मींस द कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ते हैं, ऐसा पार्ट पढ़ते हैं जिसमें हमने केवल और केवल क्या लिख रखा है, जिसमें हमने केवल और केवल ऐसे कंपाउंड ले रखे हैं जिसमें केवल क्या होगा, कार्बन आएगा और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना।
तो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी हमें बेसिकली यहाँ पे करनी होती है, दैट इज ऑफ हाइड्रोकार्बन में। अब उनके बॉन्डिंग के नेचर के अनुसार इसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे अगर पूरे कंपाउंड में मात्र सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो इट विल कॉल द, भाई हम एल्केन बोल देते हैं। अगर हम डबल बॉन्ड देखने को मिल गया कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको हम एल्कीन बोल देते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो हम उसको एल्काइन बोल देते हैं। इसी बेसिस पर और भी तरह से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। हम इसके वन बाय वन फंक्शनल रूप को पढ़ेंगे जब हम इसके चैप्टर में आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 14 चैप्टर मेरा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बड़ा आजकल कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ गया है। जब से ये थोड़ा तुम्हारा नया बोर्ड का सिलेबस आया, जिसमें हमें ये बताया हुआ है कि अब जो तुम्हें सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, इसमें तुम्हें रियलिस्टिक चीजों को ज्यादा पढ़ना जरूरी है। मतलब ऐसी चीजों को पढ़ना है जिससे तुम उनको रियल लाइफ से कोरिलेट करा सको। तो उसमें हमारे ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। रीजन क्या है कि ये एनवायरमेंट केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि ऐसी केमिस्ट्री के बारे में बताती है जो हमारी बेसिक लाइफ या डेली लाइफ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम खाना पकाते हो, खाना खाते हो, तो तुमने हमेशा देखा होगा, अगर तुमने रोटी पकाई है, मैं बेसिक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो रोटी में जो ब्लैक स्पॉट्स पड़े होते हैं, ठीक है ना, दैट इज ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ये बात तो पता होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने कोई भी चीज की मान लो कुकिंग कराई, तो हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जा रही है, पक जाती है। तो हीट के जरिए तुमने क्या किया, उस चीज को कुक किया। अब वो हीटिंग से हो क्या रहा था, वहां तुमने केमिस्ट्री का इस्तेमाल करा है। ठीक है ना, वहां भी तुमने क्या किया है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करा है। तुमने वहां पे भी जो है हीटिंग के जरिए वहां पे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा और उनसे ये बताया, भाई तो नहीं तो खुद ही ऑब्जर्व करो कि क्यों अगर कोई हम एक चीज को पका रहे हैं तो 10 मिनट में पक जाती है और दूसरी चीज को पकाने में अगर के आधा घंटा लगाना पड़ता है। रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि जब उनके अंदर पार्टिकल की एनर्जी जब जाती है, तो इट विल रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो भी उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम उसको वहां पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, इस चीज को पकने में इतना ज्यादा समय लगने वाला है। ठीक है ना। अब इसी तरह से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि कौन कौन सी दवाइयां या फिर कौन कौन से ड्रग या फिर कौन कौन सी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केमिस्ट्री के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, जैसे तुम्हारा सबसे बेसिक इसमें आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो हम जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड द केमिस्ट्री इंक्लूडेड द एनवायरमेंट। ठीक है ना, हर इस चीज में तुम क्या कह रहे हो, इन्वायरमेंट वाली केमिस्ट्री इंक्लूड किए हो। आजकल हर पॉइंट पे क्या होता है, अगर मान लो कहीं तुम्हारे बॉडी में पेन हो रहा है या तुम्हें अगर फीवर हो जाएगा, तुम ड्रग्स लेते हो। ड्रग्स मतलब क्या कहते हैं, बेसिकली बोला जाता है कि तुम दवाइयां लेते हो मेडिकल फॉर्म में। दवाइयों को, मेडिसिन को ड्रग्स के नाम से ही जाना जाता है। इट डजंट मीन कि कुछ और ड्रग्स की बात की जा रही है। ठीक है ना, मेडिसिनल फॉर्म में मतलब हम इसको अगर केमिस्ट्री की भाषा में जाने तो मेडिसिन को बेसिकली क्या कहा जाता है, ड्रग्स के फॉर्म में बोला जाता है। अब वो ड्रग्स बेसिकली क्या होती है, हम इंटेक करते हैं तो वही इंटेक हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में हमें बताती है कि वो आखिर किस तरह की है। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। इस चैप्टर में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्हीं सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा बेसिक एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, जिसमें मैंने क्या किया है, पूरे केमिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है कि हाँ, तुम्हें 11th में किन किन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। एक बात हमेशा याद रखना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, ठीक है ना, वो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है। दैट इज फ्रॉम 12th चैप्टर, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम आते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जो ये 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब हम 12th में केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं, तो 12th में जब हम केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले मुझे उनके नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, आइसोमेरिन और भी कई सारी चीजों के बारे में जो बताया जाता है, ये डायरेक्टली वहां पे जो है यूज कर ली जाती है। मतलब मुझे कोई भी चीज नई नहीं पढ़नी होगी, ये डायरेक्टली वहां पे क्या होगी, यूज कर ली जाएंगी। कई सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, रिजोनेंस क्या होते हैं। अब इनके ऊपर जो है तो वैसे ये 11th क्लास के सिलेबस में, बट इनके ऊपर जो है क्लास 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हम कोई चेंज नहीं करने वाले। सीधा सीधा डायरेक्टली उसी टॉपिक पे हम नए क्वेश्चन डेवलप कर देंगे और वही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के लेवल तक में भी आते हैं। ठीक है ना, इवन वही क्वेश्चन मेरे तुम्हारे जेई के एग्जाम या फिर नीट के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेसिकली उनमें भी हमारा यही चैप्टर का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा
पीरियोडिक एलिमेंट्स में जो तुमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, तो ये बात ऑलरेडी समझ में तुम लोग को आई गई होगी कि एस पी डी एफ चारों क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है, पीरियोडिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पीरियोडिक एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टीज को ये लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल की स्टडी कराई जा रही है। तो आधी स्टडी 11th में करा रहे हो, आधी स्टडी 12th में करा रहे हो, इट मींस कि भाई ये दोनों चैप्टर का भी इस्तेमाल हमें 12th में देखने को मिलेगा। These are including the chapters which are included in the inorganic chemistry, ठीक है ना। बेसिकली तीन तरह की केमिस्ट्री हमें यहाँ पढ़नी है। पहली हो जा रही है फिजिकल केमिस्ट्री। अब तक तुम्हारा 10th में क्या था, 10th में साइंस में इसको पढ़ते थे और साइंस में खुद एक पार्ट था केमिस्ट्री। बट अब क्या है, अब केमिस्ट्री एक अपने आप में एक पूरी बुक बन चुकी है, पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट बन चुका है और उसके तीन पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली क्या क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स इंक्लूड किए, फॉर एग्जांपल मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, जैसे मोल कॉन्सेप्ट मतलब जो जनरल प्रिंसिपल में हम इंक्लूड करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के थे ये मेरे फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उनमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड कराया, दैट इज हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये सब बेसिकली चैप्टर्स हमारे किसमें आ गए, पी ब्लॉक, ये सब जो है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए। एंड जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें हमारी किसमें आ गई, बेसिकली जो है हमारा ये सब आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहीं से स्टार्टिंग करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे अपने वाले पार्ट से, दैट इज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर, दैट इज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। हम इसी से स्टार्ट कर दिया है। इतना भी किसी को कहीं कुछ पूछना हो या फिर क्या कोई कोई चैप्टर के बारे में समझ में ना आया हो, बेटा वॉइस तो इधर से क्लियर है, आप अपनी तरफ से देख लो नेटवर्क इश्यू ना हो, या फिर डिस्कनेक्ट करके एक बार कनेक्ट हो जाओ। आ रही सब आ रहे। माइक ऑफ कर लो बेटा, ठीक है। एक फ्लो चार्ट हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में किन किन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट हम एक तरह देख लें फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम देखो जो जो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड करेंगे, देन हम उसके बाद आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एंड देन लास्ट हम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है ना। पहला है मेरा जो इसमें मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। यह सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर मोल क्या होते हैं, एक मोल किसे बोला जाता है, या फिर मोल बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले हम मोल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। फिर हमें यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई गैसियस स्टेट के एलिमेंट को पढ़ना है, ठीक है ना, दैट इज गैसियस स्टेट एलिमेंट। फिर तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है ना।
लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, जैसे जानते हो भाई कई सारी सॉल्यूशंस जो है लिक्विड में बनाई जाती हैं। चौथा जैसे मेरे को आता है, ये मेरा बेसिकली जो है 12th वाले पार्ट में देखने को मिलता है। तो हम 12th वाले पार्ट का अगर हम अपने जेई के सिलेबस के अनुसार चले तो 12th के अनुसार अगर हम देखेंगे तो मेरा इसके बाद जो है केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट के बारे में बेसिकली बताया जाता है। ठीक है, तो वो मेरा 12th का सिलेबस है, तो वो जब आएगा समय तब पढ़ा जाएगा। दैट इज अभी हमें यहाँ इसके बाद पढ़ना होता है थर्मोडायनामिक्स के बारे में। इसी ऑर्डर को हम फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और 5th चैप्टर हमारा आ जाता है इक्विलिब्रियम। जो चैप्टर मैंने बताया था इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में एक बार हम लोग पढ़ते हैं अलग से, और एक बार पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 7th चैप्टर इसमें मेरा आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। क्या रहता है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये 7 चैप्टर बेसिकली हमने ले लिए हैं। अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो भाई ये एक मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर था, और ये क्या स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर है जिसमें हमने गैसेस और लिक्विड को अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, लिक्विड और गैस को एक दो चैप्टर को एक मतलब एक चैप्टर को दो चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम भी एक कॉमन चैप्टर जिसमें बोला जाता है एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। तो हमने इसको अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है। अब इसी ऑर्डर में फॉलो करते हुए हम इन चैप्टर्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद जो है, ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना, जब कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तब उस समय अगर इक्विलिब्रियम मिलता है, इक्विलिब्रियम उस समय बोला जाता है कि जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था उतना ही जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लग जाए तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। इसी तरह से जब कोई प्रोसेस आयनिक प्रोसेस में हो, जैसे मतलब हम उसमें क्या करा रहे हो, आयंस का फॉर्मेशन करा रहे हो या फिर आयंस का डिसोसिएशन करा रहे हो, तो उस कंडीशन में जब हमें वहां पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में हम बोल देते हैं कि वहां पे मेरी आयनिक इक्विलिब्रियम हुई है, ठीक है ना। आयनिक मतलब हो सकता है आयंस का फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर उनसे एक क्या करते हैं नॉर्मल एक एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हो सकता है कोई आयन से एलिमेंट बन रहा हो या फिर एलिमेंट अपने आयनिक फॉर्म में टूट रहा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, अगर वहां पे हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है तो दैट कंडीशन में हम उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और यही बात हम जब केमिकल प्रोसेस में हम देखते हैं जहां पे स्टेबल कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में उसको बोल दिया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसको हम इसीलिए क्या करते हैं, दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं कि भाई है दोनों केमिकल रिएक्शन ही, लेकिन एक में आयनिक केमिकल रिएक्शन होगी और एक में बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। बैलेंस मतलब क्या, एक तरह से जो है एक में आयंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखेंगे और एक में जो है भाई हम कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम देखेंगे। तो इस तरह से जो है इसीलिए दो पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया है। और इसके बाद जो हमारा पोर्शन आता है दैट इज ऑफ रिडॉक्स, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन हो चाहे आयनिक रिएक्शन हो, हम उसमें क्या करते हैं उनके फॉर्मेशन में या फिर उनके चीजों को बैलेंस करना बेसिकली सीखते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से रिडॉक्स प्रोसेस यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का मेरा पोर्शन है, इसको ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले कुछ चीजें एक बात दो बातें हैं जो हमें पहले से थोड़ी जान लेनी चाहिए। जैसे हमारी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई आखिर अगर हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करने हम जा रहे हैं तो बेसिकली हमें ये पहले जानना बहुत जरूरी है कि आखिर केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है ना। हम केमिस्ट्री के बारे में क्या होता है, कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है ये, इन सब के बारे में भी जानना मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री को ब्रीफ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा सा इसका भी क्या कर ले रहे हैं, प्रीलिम्स वाला पार्ट देख ले रहे हैं। प्रीलिम्स वाले पार्ट को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, एक ऐसा पार्ट जिसमें हमने केमिस्ट्री के स्टार्टिंग बेसिक फॉर्मेशन या फिर चीजों को डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने ये जाना है कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या क्या होती है, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, उनको पढ़ने का फायदा क्या है, कौन कौन सी ऐसी ब्रांच है जिनका आज के समय में मॉडर्न समय में सबसे ज्यादा एक कह सकते हो यूज है,
जिसके हमें कहते हैं, जैसे मान लो हम कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमारा एक प्रोसेस होता है कि या तो हम उनके ऊपर और रिसर्च करें या उनके बेसिस पर हम किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो केमिस्ट्री की कई सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिनकी अगर हमने थोड़ी सी भी प्रोफेशनल डिग्री ले ली है तो हमें एक हायर पोस्ट एजुकेशन मतलब एक हायर पोस्ट पे हमें अच्छी खासी जॉब के बारे में लग सकती है, ठीक है ना। तो उसमें हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या है केमिस्ट्री में, कौन सी ब्रांच हमारे लिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, या हमारी कौन सी ब्रांच हमारी किस तरह की केमिस्ट्री को डील करती है, किस पार्ट में। जैसे बेसिकली मैंने तो बताया कि केमिस्ट्री में हम लोग अभी यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बेसिकली 3 पार्ट पढ़ते हैं। तो इसमें ये जानना भी जरूरी है कि क्या कोई और ब्रांच भी होती है, तो और हम कितनी बातें इसमें समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक चीज ये जानो कि केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। भाई अगर हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरा आखिर वो सब्जेक्ट है क्या, ठीक है ना। तो सबको एक बात ये मालूम हो कि अगर हम केमिस्ट्री के बारे में पूछें तो केमिस्ट्री के बारे में सब लोग ये जानते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना। कि क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्या बोल दिया गया, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है ना। ये साइंस की वो ब्रांच है बेसिकली जो कि डील करती है किन सारी चीजों के ऊपर, एलिमेंट्स पर, एलिमेंट्स के कंपोजिशन पर, एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनकी बॉन्डिंग्स पर। तो बेसिकली केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसका काम है एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, नेचर, कंपोजिशन, ठीक है ना, इन सब के बारे में स्टडी करके बताना। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, किससे डील करती है, दैट डील्स विद, किस चीज से, दैट डील्स विद composition, structure and properties of matter, composition, structure and properties of matter। और क्या काम होता है केमिस्ट्री का, और किस तरह से केमिस्ट्री का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको एक और भी नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक नाम और दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मतलब ये साइंस की वो ब्रांच है जो बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है हमें सारी नॉलेज प्रोवाइड करती है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जैसे जैसे हमें मालूम पड़ता जाएगा तो हम ये भी जानते जाएंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर जो मेरा मॉलिक्यूल बन रहा है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, या उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उनमें कौन कौन से कंपोजिशन फॉर्म हो रहे हैं, या फिर हम उनमें क्या क्या चीजों का कंपोजिशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो साइंस है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के सारे कंपोजिशन और उनकी स्ट्रक्चर और क्या उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है। क्योंकि तुम जानते हो तुम डेली लाइफ में न जाने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तुम इस्तेमाल डेली लाइफ में कर रहे हो, ठीक है ना। तुम सोते हो जिस बेड पे वो एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है ना। तुम खाते हो उसमें कई तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तुम पानी पीते हो उसमें तुम्हारे एलिमेंट प्रेजेंट है। इसी तरह से तुम्हारी दुनिया में जो भी चीज का तुम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हो, तुम खेलते हो उसमें तुम्हारे उन चीजों का इस्तेमाल है। इस समय तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कॉपी पेन ये सारी चीजें हैं, इनमें कई सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल है। तो बेसिकली हम एलिमेंट से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो नई चीज हो चाहे वो पुरानी चीज हो, अगर हम उससे नई चीजों का इस्तेमाल बना रहे हैं तो उनमें भी हम केमिस्ट्री के एलिमेंट्स का मतलब इन्हीं 118 एलिमेंट के ही यूज करके हम बनाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हम इन्हीं एलिमेंट्स के बार बार डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस को लेकर के हम क्या करते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं। तो हम बेसिकली क्या है, पूरी तरह से इन 118 एलिमेंट से चारों तरफ से एक तरह से घिरे हुए हैं। तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि हर एलिमेंट के अंदर ऐसा क्या है
कि जिससे हम उससे कुछ नया बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्बन एक अपने आप में एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके कंपाउंड की संख्या अगर हम 117 एलिमेंट से कंपेयर करें तो उस एक लौते कार्बन के अंदर इतनी टेंडेंसी है कि वो अपने कंपाउंड्स को इतना ज्यादा फॉर्म कर सकता है कि उसके कंपैरिजन में 117 एलिमेंट के कंपाउंड भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब वो इकलौता ऐसा है जिसका इस्तेमाल जो है हम बेसिकली हर जगह देखने को हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है, ठीक है ना। हम कोई भी चीज का इस्तेमाल दिन भर में किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो मैंने इस बोर्ड का इस्तेमाल किया, इस मार्कर का इस्तेमाल किया, इसमें जो डली हुई इंक है उसका इस्तेमाल किया। अब इन सब में भी क्या है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और इन सारी चीजों के बारे में मुझे कौन बताएगा, इन सारी चीजों के बारे में बताने के लिए हमारी जो साइंस डील होती है दैट ऑफ केमिस्ट्री ब्रांच। बात समझ आ रही है। अब इसके बाद क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेज होती है केमिस्ट्री की, ठीक है ना। व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की, इंपॉर्टेंट ब्रांचेज कौन कौन सी है केमिस्ट्री की, ठीक है ना, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब हम इसके बारे में अगर ऑब्जर्व करना जानते हैं कि मतलब अगर हम जान जाए कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांच है जिनको हम पढ़ करके क्या है अपने बारे में या फिर अपनी नॉलेज को कई सारी तरह से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज है। तो अगर मुझे यहाँ पे उनके बारे में जानना हो तो मेरा इस पर भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, दैट इज ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है मेरा दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले क्यों बताई जा रही है, क्योंकि तुमने जो भी चीज आज तक देखी है उसमें 90% चीजों में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। अब वो कार्बन अगर प्रेजेंट है तो दैट मींस दैट एलिमेंट आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई उन कंपाउंड का नाम क्या तुम दे देते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे देते हो। और उन सारी चीजों को तुम किसमें इंक्लूड कराते हो, दैट आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। पहले इसको डिफाइन किया जाता था द कंपाउंड विच कंटेन द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, नेचुरल चीजें प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको हम लैब में बना ना सकते हो, उनके बारे में ऑब्जर्व किया गया। तो बाद में देखा गया जैसे एक चीज बोली जाती थी यूरिया के लिए, और फिर बाद में एक साइंटिस्ट ने जो है यूरिया को लैब में बना करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो फिर ये बातें डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया कि भाई वो चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है that are called the या that contain the carbon element, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट जिनमें ऐसा कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन प्रेजेंट हो, that compound are basically called the organic compound। और इनके ऊपर अपनी एक पूरी केमिस्ट्री डिस्क्राइब होती है that are called the organic chemistry, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आता है दैट इज सेकंड नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये किस ब्रांच ऑफ साइंस से डील करती है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है बेसिकली प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी, एलिमेंट्स के उन नेचर को ऑब्जर्व करना जिनके बारे में उनके मतलब हर एक एलिमेंट की पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हमें मालूम पड़ता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये पहले बताया गया था कि ऑर्गेनो मींस स्किन होता है, ठीक है ना। ऑर्गेन ऑर्गेन मींस जो है, ऑर्गन मींस जो है स्किन होता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो हमने यही बात बोला था कि जो बॉडी से एक्सक्रीट हो वो चीजें क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। बट बाद में ये बात ऑब्जर्व की गई कि भाई ऐसा नहीं है कि जो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है केवल वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बाद में जब इसको मॉडिफाई किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन आ जाता है दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। दूसरे नंबर मेरा आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो मेरे 118 एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज, अब उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी हो चाहे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो, उनकी आयनिक प्रॉपर्टी हो, उनके कंपाउंड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी हो, उनका एटॉमिक नंबर हो, उनका एटॉमिक साइज हो, ठीक है ना, कुछ भी चीज, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कराने का काम कौन करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है, ठीक है ना। तीसरा इसमें मेरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, एक वो केमिस्ट्री जो बेसिकली डील करती है कि आखिर उस ब्रांच ऑफ साइंस में क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल या गवर्निंग वैल्यूज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब इसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी देखे गए हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ऐसी केमिस्ट्री के बारे में जिसको बोल सकते हैं, जिनमें हमने केमिस्ट्री के साथ साथ उनके मैथमेटिकल अप्रोच को भी ऑब्जर्व किया। अब मैथमेटिकल अप्रोच को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, इसमें हम बेसिकली फिजिकल नेचर को समझेंगे कि कोई अगर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एलिमेंट मैंने बोला कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब हम कैसे बताएं कि भाई ये सॉलिड ही है, लिक्विड ही है, गैस ही है, तो बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम क्या करते हो, फिजिकल नेचर के बारे में जानना सीखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में हम सीखते हैं, दैट आर नोन या दैट आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमारी जो चौथी पार्ट आ जाता है, जैसे मेरा जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दिस इज भाई आज के समय में सबसे ज्यादा इनोवेटिव केमिस्ट्री इसी को बोला जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्यों ऐसी केमिस्ट्री को हम बोल रहे हैं इनोवेटिव केमिस्ट्री है, क्योंकि तुम जान रहे हो आजकल इंडस्ट्रीज का कितना इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। आजकल कोई भी चीज को अगर मुझे बनाना है, ठीक है ना, या नई चीज इनोवेट करना है, तो हम इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उनके बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, उनसे नई नई चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का इवोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये अब तुम्हें मालूम ही पड़ गई होगी इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ये वो केमिस्ट्री है जिसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली आज की इंडस्ट्री, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बन रही है, वो इसी के मॉडर्निफिकेशन का ऐसा बन रहा है कि जैसे जैसे हमारे कंपाउंड्स के नेचर, एलिमेंट्स के नेचर के बारे में हम और ज्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इस्तेमाल किया होगा पॉलीथीन का, ठीक है ना। पॉलीथीन और कुछ नहीं, एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो तुम्हें बताया जाएगा कि ये और कुछ नहीं, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि ये पॉलीथीन हमारा कैसा है। ये हमारा ऐसा पार्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच को हम डील कर रहे हैं जिससे हम आज के मॉडर्न जमाने में एक तरह से जिनकी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिकली तुम जान रहे हो एक तरह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलने की वजह से उन पर रोक लगाया जा रहा है। बट एक समय था कि ये पॉलिथीन इतनी ज्यादा बेनिफिशियल हो गई थी, जहां पे हम उनका इस्तेमाल जो है रॉकेट स्पेस में भी हमने किया है, जिसमें हमने क्या कहते हैं तुम जानते हो, जो थोड़ा अगर मूवीज वगैरह से जो रिलेटेड होते हैं देखे होंगे, अभी उन्होंने मंगल मिशन अगर जिन्होंने मूवी देखी हो तो उनको भी मालूम है कि जो प्लास्टिक होता है या फिर जिसे हम पॉलीथीन बोल रहे हैं, इनका इस्तेमाल चंद्रयान 2 बनाने में भी किया गया है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये ऐसा चीज है, ऐसी प्रॉपर्टी गेन किए हुए अपने अंदर में कि ना इनका डिकम्पोजिशन होता है, ना इनकी आपस में या कहते हैं फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। ये जिस तरह से पड़े हुए हैं, चाहे समुद्र के अंदर कितने भी सालों से इनको रखा गया, ये दबे हुए पड़े हैं, अगर आज भी इनको खोद करके निकाला जाए तो ये अभी भी उसी के एकदम अपने नेचुरल फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वही बाकी सारी चीजों के बारे में इंडस्ट्रीज में जो है हमने एलिमेंट्स के उन फॉर्मेशन को देखा है, जिसमें उन फॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं जिनके ऊपर आजकल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है दैट इज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट है केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्या करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वो ब्रांच है इस केमिस्ट्री की जिसमें हम बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कई सारी वेरियस किन चीजों का, वेरियस सब्सटेंस का। मान लो अगर हमें कोई भी सब्सटेंस हमें लेना है, तो मान लो एक तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई हम अगर पानी भी बना रहे हैं तो आजकल बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड वाटर, हाइड्रोजनेटेड वाटर अलग हो जाते हैं। ऐसा क्या है ऑक्सीजनेटेड या हाइड्रोजनेटेड वाटर में डिफरेंस क्या है, या फिर वाटर और नॉर्मल वाटर ये बाकी वाटर में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे उनके क्या किए जाते हैं, कंपोजिशंस को बना है। ऐसा नहीं कि H2O वो नॉर्मल पानी में H2O की जगह कुछ और मिल जाएगा, वो भी H2O ही है। बट क्या होता है, उनकी क्वांटिटी को या उनके एक एलिमेंट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर H2O में हम हाइड्रोजन के कंपोजिशन को बढ़ाते चले जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेटेड वाटर बोल देते हैं। अगर हमने उसमें क्या किया है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन घोल दिया है
तो उसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर बोल देते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, इनमें मैंने ऐसा नहीं कि इनके कंपोजिशन को छेड़ा है, बट इनमें आने वाले एलिमेंट्स को हमने इंक्रीज या डिक्रीज करा के ये ऑब्जर्व कर लिया कि इसकी वजह से पानी की मतलब पानी का जो अमाउंट है, या फिर कह सकते हो एक तरह से पानी की जो वैल्यू होती है एक तरह से वो वैरी कर जाती है। अब उसको कितना बढ़ाने पे कितना घटाने पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट आर बेसिकली डील्स इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके साथ साथ हम लोग क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर भी ऑब्जर्व करते हैं। तुमने मान लो अगर तुमने एक मार्केट गए हो, तुमने प्लास्टिक खरीदना है, अब तुम एक प्लास्टिक खरीदना चाहते हो, कोई भी मान लो किसी भी तरह का, तुम मान लो किसी तरह का प्लास्टिक खरीद रहे हो, तो तुम्हें दुकानदार 3-4 तरह की क्वालिटी दिखाता है। तुमने ये बात ऑब्जर्व की होगी। ऐसा क्या है कि एक प्लास्टिक अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो अनब्रेकेबल होता है, या फिर वो जल्दी टूटता नहीं है, और एक प्लास्टिक होता है जिसको अगर हम आसानी से मोड़ दें तो वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक वो भी है, प्लास्टिक दूसरा वाला पार्ट भी है, पर उनमें क्या है, उनमें हमने एलिमेंट्स के कंपोजिशंस के साथ साथ उनमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डले हैं उनके हमने क्या किए हैं, कंपोजिशन के साथ साथ क्वांटिटीज ऑफ एलिमेंट को मैंने क्या किया है, वेरी कर दिया है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी या तो क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है या तो क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है। भाई मान लो तुम कहते हो, अगर मान लो बाहर से आया दुकानदार, एक तुम्हें दूध का पैकेट तुम खरीद रहे हो, या फिर तुमने घर पे अपने दूध खरीदा है, तब दूध कभी तुम कहते हो कि भाई ये भाई लो क्वालिटी दूध है, अब ये कहते हो कभी ये अच्छा दूध है, तो कैसे ऑब्जर्व करते हो, तो उसमें अमाउंट ऑफ वाटर को तुम ऑब्जर्व करते हो। जब पानी ज्यादा मिला होता है तो तुम कहते हो कि भाई ये लो क्वालिटी का दूध है, और वही जब पानी का अमाउंट अगर कहते हैं कम होता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये अच्छा दूध है। तो हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें हमने क्वांटिटी का वेरिएशन कराया है। क्वांटिटी का वेरिएशन कराने से क्या होता है, हमारी चीजों का जो सब्सटेंस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसके बाद मेरा आता है इसमें 6th चैप्टर, दैट इज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब ये बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री वो केमिस्ट्री कहलाती है जिसमें हम बेसिकली ऐसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं जो तुम्हारी लिविंग बीइंग से जुड़ी होती है, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर प्लांट्स में, एनिमल्स में, जैसे तुम जानते हो तुम्हारी बॉडी के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, होती नहीं होती भाई, तभी तो कभी क्या कहते हो, मान लो खट्टी डकार आने लग जाती है तो तुम कहते हो कि भाई तुम्हें एसिडिटी हो रही है ना। अगर तुम्हारा जी मचलने लगता है तो तुम कहते हो भाई यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारे बॉडी की बेसिसिटी बढ़ जा रही है। जब तुम कोई खाना खाते हो तो तुम जानते हो बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये एक तरह की केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट करा के क्या किया जाता है, खाने को पचाया जाता है, ठीक है ना, जिससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो उन सब में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, एक ऐसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं जिनमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिस्ट्री के बारे में तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद हमारी आजकल की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूज होने वाली, दैट इज ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिनका इस्तेमाल बेसिकली तुम जानते हो कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्कोप रखने वाली केमिस्ट्री आपके समय की यही है, दैट इज ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेसिकली होती क्या है, ये ऐसी केमिस्ट्री है जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कराने का काम करते हैं। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस कराने के बारे का मतलब क्या हो गया, कि हम जब एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं तो इन फॉर्म ऑफ हम क्या कहते हैं, वेपन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम उनकी फॉर्मेशन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कर रहे होते हैं, या फिर हम उनके न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जीज के बारे में फोकस किया जाता है, कि अब वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जीज जो हो रहा है वो हमारा इस्तेमाल किन किन चीजों में हो सकता है, या तो तुम उनके वेपन्स बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, या आज के समय में कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वहां पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगा सकते हो, ठीक है ना। कई सारी चीजों का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं जो बेसिकली डील करती है न्यूक्लियर एनर्जीज के बारे में, या फिर कह सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना। एक बार फिर से हम डिस्क्राइब कर दे रहे, ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं
ऐसी केमिस्ट्री के बारे में जो कि हमारी किस तरह की है, जो कि हमारी जो है ऐसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना जिसमें हम अपने कार्बन के एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ना होता है, जो 118 एलिमेंट है उनकी बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर उनके क्या कहते हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक नेचर, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ठीक है ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कौन किस तरह का प्रॉपर्टी रखता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसके बारे में 118 एलिमेंट के बारे में जो बताता है दैट इज हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताता है। फिजिकल केमिस्ट्री कौन बताता है, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन सी चीजों पर क्या अगर हम लगा दे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हीट एनर्जी लगाई है तो हमारे उनके पार्टिकल्स के ऊपर मोशन किस तरह से देखने को मिल सकता है। इस पे हम उसमें बेसिकली मैथमेटिकल अप्रोच भी यूज करते हैं और कई सारे लॉज या फिर कई सारे जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। चौथी है हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जो बेसिकली इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्रीज में कुछ नया बनाने के लिए, ठीक है ना। पांचवा होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जो कि क्वांटिटी और क्वालिटी बेसिस पर स्टडी होती है। मतलब अगर किसी कंपाउंड को मुझे बनाना है तो उसमें अगर इस एलिमेंट को, एक एलिमेंट को बढ़ाया जाए या उसको घटाया जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी के बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ उनकी क्वालिटी के अप्रोच को हम देखते हैं कि किस तरह से उनकी क्वालिटी को डिफरेंस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एक तरह का एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, जिसको अगर हम दूध में मिला दें, ठीक है ना, मान लो 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध में हमने कहते हैं आधा ग्लास पानी मिलाया तो तुम्हें उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लीटर दूध में मैंने क्या किया, 2 लीटर पानी मिला दिया, अब तुम्हें मालूम पड़ना लग जाएगा कि भाई ये तो दूध की जगह ये तुम कहोगे भाई ये तो पानी पानी ही है। तो ऐसी केमिस्ट्री के बारे में जिस अब ये इसके बारे में तुम्हें मालूम कैसे पड़ रहा है, अब देखो ये कोई ऐसी ब्रांच नहीं जिसके बारे में तुम नॉलेज नहीं रखते हो, तुम्हें खुद से देख करके मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये वाले दूध में पानी का अमाउंट ज्यादा है और ये वाले दूध में पानी का अमाउंट कैसे कम है। तो कैसे ये ऑब्जर्व कर लेते हो, तो बाय द बेसिस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको हम घरेलू लाइफ में या फिर कह सकते हो डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे होते हैं। मान लो तुम घर में सब्जी बना रहे हो, अब सब्जी कभी क्या क्या होती है, कहते हो भाई इसमें नमक कम है या नमक ज्यादा है, तो नमक किस लिए डाला था, नमक भी तो NaCl एक तरह का कंपाउंड ही तुम डाल रहे हो, तो उससे भी तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। अगर मान लो तुमने एक भिंडी की सब्जी बनाई है, भिंडी की सब्जी में अगर इनिशियल स्टेज में अगर हम नमक डाल दें तो वो क्या करता है, पानी निकाल देता है। दैट मीन्स क्या होता है कि एडिशन करते हैं अगर हम कर दें NaCl का तो वो रिलीजेस वाटर, तो वही कॉन्सेप्ट को वहां पे फॉलो करते हुए चलता है। तो हमें इसी का इस्तेमाल करके हम घर में सब्जियां बनाते हैं, ठीक है ना, कुकिंग कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा ऑब्जर्व करने से पहले ही घरों में ये सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन कर चुके होते हैं, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम बेसिकली ऐसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल साइंस या कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंस के बारे में स्टडी करते हुए बताता है, जिसमें हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल प्रोसेस किस तरह की हो रही है उनके बारे में पढ़ते हैं। और सातवां हमारा है दैट इज ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हम बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोसीड कराते हुए देखते हैं कि किस तरह से हम उनकी मदद से न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर स्टेशन, पावर स्टेशन को हम फॉर्मेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी 7 तरह की ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है। इतने पार्ट में किसी को कहीं कोई दिक्कत हो रही है? अब इसके बाद हमें देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट, किस तरह से हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके बारे में हमें कौन कौन सी यूनिट देखने को मिल सकती है या फिर हम किन किन की यूनिट्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें प्रीलिम्स में आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर
मेजरमेंट, अगर उनका हम मेजरमेंट करना चाहें तो वो भी कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर की प्रॉपर्टीज को समझो। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? हम दो तरह से उसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं। एक उसके हम कहते हैं, एक उसके अंदर होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है ना, अगर हम बात करना चाहें एलिमेंट्स की, तो उनमें हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में हम एलिमेंट्स के साइज, शेप, ठीक है, उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या होता है, जब इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मतलब अगर उनको केमिकली रिएक्ट कराया जाए तब उनमें क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है ना, तो बेसिक दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये होती क्या है? आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जिन्हें हम कंपोजिशन में हमें ना उनकी आइडेंटिटी को बदलना पड़े, ना ही मुझे उनके बारे में कोई उनके कंपोजिशन को बदलना पड़े। तो जब हम बिना कंपोजिशन और बिना उनकी आइडेंटिटी को बदले हुए किसी सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके अंदर ओडर कैसा है, मतलब स्वाद कैसा है, ठीक है ना, उसका कलर कैसा है, इन सब चीजों के बारे में अगर हम जब पढ़ते हैं तो दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो। It are those property, it are those property which can be measured or observed, which can be measured or observed। कैसे मेजर या ऑब्जर्व की जा सकती है? मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, विदाउट changing the identity or composition of substance। जब हम सब्सटेंस के ना हम उसकी आइडेंटिटी को बदले, ना उसके कंपोजिशन को बदले, और तब अगर हमने किसी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब तो हमने किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। एग्जांपल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में तुम जानोगे? यहाँ पे ओडर, ओडर के बारे में जानोगे, ठीक है ना, कलर के बारे में जानोगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है ये जानोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है ये बात जानोगे, उसकी डेंसिटी कितनी है ये बात जानोगे, उसका मास कितना है ये बात जानोगे। ठीक है ना, इन सारी चीजों में मुझे इनमें कोई भी तरह की, अगर मुझे कोई भी रिएक्शन करा करके कोई भी तरह केमिकल प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो मेरी क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है ना, उस एलिमेंट के लिए। अगर इन्हीं को हम दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज हम देखना चाहें, दैट इज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें हमारा क्या हो, किसी ना किसी तरह से केमिकल प्रोसेस कराने के बाद जब उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जाता है, तो दैट आर नोन एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? इट आर कैरेक्टरिस्टिक, इट आर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखते हैं। मतलब हम डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरह के रिएक्शन के बारे में देखेंगे और फिर उनसे ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं इस बात को भी समझो। क्या क्या देखने को मिलता है? इससे हम उसकी एसिडिटी बता सकते हैं कि उसके अंदर एसिडिटी कितनी है, या उसकी बेसिसिटी कितनी है, ठीक है ना,
और क्या हम उससे बता सकते हैं, एसिडिटी या बेसिसिटी के बाद जो है हम उसकी बता सकते हैं कंबस्टिबिलिटी कितनी है, कंबस्टिबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। उसके अंदर जब हम उसको केमिकली रिएक्ट कराए हैं तो किस तरह का उसके अंदर कौन सा चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में भी कभी कभार जो होता है जब हम उनके केमिकल रिएक्शन करा रहे होते हैं तो हमें वहां पे उनके बारे में भी वेरिएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई हमने कोई काम मान लो कराया, कोई हमने केमिकल प्रोसेस कराई, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारी केमिकल प्रोसेस के द्वारा जानने को मिले कि मान लो उसके अंदर कंबस्टिबिलिटी कितनी है, उसकी एसिडिटी कितनी है, उसकी बेसिसिटी कितनी है, उसके अंदर कौन सा नेचर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, वो हाईली पॉइजनस है या किस तरह का है, इन सब चीजों के बारे में अगर मुझे जानने को मिल जाए तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, किनकी, मैटर की। अब इनको ऑब्जर्व करने के तुम्हारे बेसिकली कई तरह के सिस्टम बताए गए हैं। जैसे तुम जानते हो जब इनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिट्स का इस्तेमाल करने में बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलग चीजें हैं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब होता है, एक होता है जिसमें हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो बॉडी के अंदर की खुद की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम भी एक तरह की बॉडी हो, ठीक है ना। तुम्हारा तुम्हारा जो शरीर बना हुआ है उसमें भी तुम्हारा भी क्या है, एलिमेंट्स के फॉर्मेशन होते हैं, फिर एलिमेंट से तुम्हारा भी शरीर बना हुआ है। तुम्हारे अंदर भी जैसे बायोलॉजिकल भाषा में जैसे हम यहाँ पे एटम्स बोलते हैं, तो तुम्हारा बॉडी जो है सेल्स और टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे हम उसमें क्या करें, अब उस बॉडी के अंदर की कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको तुम कभी भी वेरी नहीं करा सकते, ठीक है ना। अब उन प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगा के हम देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी बॉडी पे क्या किया हो, प्रेशर लगाया हो, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अलग चीजों में इंक्लूड होती है, ठीक है। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी अगर हम करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे किसी ना किसी चीज से, तो रिएक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मान लो रिएक्टिविटी का क्या समझना, जैसे मान लो तुम अगर ये ऑब्जर्व करना चाहते हो कि ये एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, तो कितना ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके लिए तुम्हें उसको रिएक्ट करा के देखना पड़ेगा, उसकी रिएक्टिविटी नापनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में जब तुम उसको केमिकली रिएक्ट कराते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी वो केमिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड कर जाएगा, ठीक है ना। और जो तुम्हारा दूसरे वाले का सवाल था जैसे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव का मतलब होता है बॉडी की खुद की इंटरनल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जैसे बॉडी के अंदर खुद का मास होने वाला है, उसको तुम बाहर से इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तुम्हारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारी क्या हो, बेसिकली बाहर के आउटर नेचर पे डिपेंड कर रही हो, दैट आर, या फिर जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा हो बाहर की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी को तुम हीट प्रोवाइड करते हो, तो तुमने बाहर से हीट प्रोवाइड की है, तो अगर बाहर जब तुम हीट प्रोवाइड करते हो तो बॉडी के अंदर हो सकता है या तो बर्निंग दिखे, या फिर कई सारी फिनोमेना और कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें अलग है, बेसिकली हम यहाँ मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे थे, ठीक है ना। अब इनके मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है मेजर करने के लिए हमारी कई तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे सम ऑफ द बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स तुम जिनके जानते हो, पहला होता है सीजीएस यूनिट, दूसरा होता है एमकेएस यूनिट, एंड तीसरा मान लो होता है एफपीएस यूनिट। इसी तरह से और भी कई तरह की यूनिट्स को डिस्क्राइब बेसिकली हमने किया हुआ है। सीजीएस का मतलब क्या होता है, अगर हम उसका फुल फॉर्म समझे तो सीजीएस मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे, तो वो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहलाएगी, सीजीएस यूनिट कहलाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से एमकेएस यूनिट क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड, दैट मींस जब हम लेंथ को मीटर में नापे, और हमने क्या किया है, हमने दूसरे पार्ट में जो है मास को किलोग्राम में नापा है, और टाइम को जो मैंने सेकंड में नापा है, दैट मींस तब हम उस सिस्टम ऑफ यूनिट को बोल देते हैं एमकेएस सेट ऑफ यूनिट। एफपीएस यूनिट क्या होती है,
ठीक है ना, फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस मतलब हुआ फुट पाउंड सेकंड, मतलब जो हम लेंथ को फुट के टर्म में नापे, ठीक है ना, मास को जो है पाउंड के टर्म में नापे और टाइम को जो है हम सेकंड के टर्म में नापे, तो उस कंडीशन में वो कहलाता है कि हमने यहाँ पे एफपीएस सिस्टम का फॉलो अप किया है। इसके सब के कंबाइंड के फॉर्म में एक एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बोल दिया जाता है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या बोला जाता है, बेसिकली सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट means the units which are described all over the world with the same values, मतलब जिनको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर, अगर तुमने यहाँ पे 2 मीटर कोई चीज नापी है तो इसको तुम कहीं भी जाके ऑब्जर्व करोगे, तो या फिर हम कह सकते हैं कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में ले जाके हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो इट विल भी क्या वो होता है, वो हर जगह एक्सेप्टेबल है। मतलब ये एक इंटरनेशनल यूनिट है मीटर, जिसको हम हर जगह सेम रखते हैं। ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल मतलब क्या हुआ, जैसे तुम्हारा मान लो रुपीस, अब तुम जो ये करेंसी की बात करते हो तो देखो जैसे जैसे तुम्हारी कंट्री बदलती जाती है तुम्हारी करेंसी बदलती जाती है, बट ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे जो 2 मीटर है वो कहीं और जाके 2 किलोमीटर बन जाएगा। तो ये क्या है, मेरी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, मतलब जिसमें हमारी इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसी यूनिट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगी। ठीक है ना, तो और बेसिकली होता क्या है, अब एक बात इसमें ये भी समझना, अगर हम यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिट्स हमारी दो तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में हम किनके बारे में बात करते हैं, ऐसी यूनिट्स के बारे में बात करते हैं जिनको हमने क्या किया है, बेसिकली उन्हीं क्वांटिटीज के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे लेंथ को नापने के लिए मीटर, टाइम को नापने के लिए सेकंड, लेकिन अगर मुझे यही स्पीड या फिर वेलोसिटी नापनी हो, ठीक है ना, जिसको तुम डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से रिप्लेस करते हो, उसको तुम क्या बोलते हो, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो उसका तुमने क्या किया, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, उससे ऑब्जर्व किया, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि दीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट, मतलब जो किसी फॉर्मूले से निकाली जाती हो उन यूनिट्स को तुम क्या बोलते हो, डिराइव्ड यूनिट। और जो हमारा बेसिकली किसी सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए बता दिया गया है, दैट यूनिट्स आर नोन एज द, क्या बोल देते हैं उन्हें, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना, तो चलो हम कुछ यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेजरमेंट वाले पार्ट में हम जैसे ही एंटर करेंगे मालूम पड़ेगा, देयर आर टू सेट्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, द यूनिट विच इज स्पेशली used to symbolize or define a perfect or a fixed physical quantity। ठीक है ना, ऐसी यूनिट जिसको हमने स्पेशली सिंबलाइज या डिफाइन किया हो किसी फिक्स फिजिकल क्वांटिटी या किसी परफेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो लेंथ के लिए हम बोल देते हैं मीटर, मास के लिए हम बोल देते हैं किलोग्राम, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, एंड सो ऑन है, किलोग्राम, ग्राम एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या है, मेरी फंडामेंटल। टाइम के लिए अगर हम देखना चाहें तो सेकंड, आवर। ठीक है ना, अब ये दूसरा सेट ऑफ यूनिट क्या है, दूसरा है डिराइव्ड सेट ऑफ यूनिट। डिराइव्ड सेट ऑफ यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, द यूनिट विच इज derived by any formula। तो जो यूनिट किसी फॉर्मूले से हमें डिराइव करके देखने को मिलती है, ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड।
तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मीटर पर सेकंड। दैट इज क्या बोलते हो, मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट मेरी क्या हो गई, मेरी ये डिराइव्ड यूनिट हो गई। बात समझ आ रहा है? ठीक है। यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है कि बेसिकली अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके टर्म्स में हम उसको किस तरह से हम उसको नाप सकते हैं। बेसिकली ये नापने का तरीका बताता है, सॉरी, ये नापने के तरीके को बताता है। ठीक है ना, क्या बताता है कि हम उस चीज को किस तरह से कितने टर्म में नाप सकते हैं, ये वो चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना। अब जो हमने देखा टू सेट्स ऑफ यूनिट्स होती है या टू टाइप्स ऑफ यूनिट होती है। ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ यूनिट की बात मैंने यहाँ पे कर ली कि अगर दो टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें तो एक फंडामेंटल हो गई और जो है एक डिराइव यूनिट हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करना चाहें तो हमारे कलेक्शन ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक कलेक्शन, या कह सकते हैं बहुत सारे टाइप के कलेक्शन है, लेकिन हमारा जो बेसिक थ्री टाइप का कलेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा है, देयर आर थ्री बेसिक कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ यूनिट। कौन कौन सी है, पहली सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास measured in gram, and time will measured in second। ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, लेंथ को हम नापेंगे यहाँ पे मीटर में, मास को हम यहाँ पे नापते हैं किलोग्राम में, एंड टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड। इसी तरह से मेरी तीसरी सेट ऑफ यूनिट है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को नापते हैं फुट के रिस्पेक्ट में, मास को नापते हैं पाउंड के रिस्पेक्ट में, और टाइम को नापा जाता है इन सेकंड। ठीक है ना। इसके अलावा हम ये बात भी ऑब्जर्व करते हैं कि एक बोला जाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, द यूनिट विच इज acceptable, the unit which is acceptable all over the world। ठीक है ना, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो उन यूनिट्स को हम बेसिकली किसमें रखते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में। इन यूनिट्स में बेसिकली एमकेएस सिस्टम को ही हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा एक आध दो क्वेश्चन आए हैं जिनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं तुम लोग का। बेसिकली क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन था मास और वेट। तो देखो बेटा, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। मास बॉडी की खुद की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बल्कि जो वेट होता है ये एक तरह का फोर्स बताता है जिसकी वैल्यू होती है W बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पर अभी हम चैप्टर में जब जाएंगे तब मिलेगा। बेसिकली मास क्या है, एक तरह की वैल्यू बता रहा है, मतलब हमारे बॉडी के इंटेंसिव या कहते हैं मास को बता रहा है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या कह सकते हो जो हर जगह सेम होता है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो जैसे जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलता जाएगा, वेट की वैल्यू भी हमारी क्या होती जाएगी, बदलती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा मास 10 किलो है तो तुम्हारा 10 किलो यहाँ पे भी होगा, तुम अगर कहीं दूसरे प्लेनेट पे जाते हो कहीं और भी जाते हो तो वो 10 किलो का 10 किलो ही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो वेट है, अगर वो मान लो 100 किलो है, तो यहाँ पे अगर 100 किलो है तो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गई 10। तो जब तुम यही चीज चांद पे जाओगे तो तुम जानते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/6 पार्ट होती है, तो दैट मींस 100 का 1/6 करोगे तो वहां पे तुम्हारा जो है जो मास आएगा तुम्हारी बॉडी का, दैट विल बी डिफरेंट, दैट इज 16.67 जो है आ जाएगा तुम्हारा वेट। तो वेट हमारा वेरी कर सकता है,
लेकिन जो हमारे बॉडी का मास होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन जब चैप्टर में आएंगे तब मिलेगा, ठीक है। बेसिकली केमिस्ट्री में यूनिट्स का इस्तेमाल या फिर जब हम मेजरमेंट करने का इस्तेमाल की बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल तुम जो है यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा करते हो, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में करते हो। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो वो कितनी तेजी से होगी या हो रही है या कितना समय लगेगा उसको प्रोसीड होने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी तुम्हें बताया, मान लो घर पे तुम खाना पका रहे हो तो खाना पकाने में तुम ऑब्जर्व करते हो कि भाई इतना समय लग जाएगा इस चीज को पकाने में। तो वो कैसे ऑब्जर्व करते हो, वो इसी केमिकल प्रॉपर्टीज की जो तुम्हारे या कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इन्हीं के बेसिस बताते हो कि हाँ इस प्रोसेस में इतना समय लगने वाला है, इतना टाइम लगने वाला है। इतना मास अगर हम लेंगे बॉडी का या मान लो इतना हम इतना सामान कुक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इतना टाइम लगेगा। तो ये मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल जो है बेसिकली यहाँ किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करके आना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि और क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। केमिस्ट्री में अभी हम प्रीलिम्स वाले पार्ट में इसमें भी चल रहा है, जिसमें हमने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को हमें समझना है, ठीक है ना। फिर तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को ही लेके थोड़ा चल रहा है, तो एक आध दो दिन अभी और लगेगा केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को समझने में। जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तब हम अपने प्रॉपर मूल कॉन्सेप्ट पे आएंगे और फिर वहां से बेसिकली चैप्टर की स्टार्टिंग होगी। अगर मेनली इस चैप्टर को पढ़ाने का, प्रीलिम को बताने का मतलब यही है कि आखिर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो पहले ये जानो कि आखिर केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है, ठीक है ना। अगर हम यही नहीं जानेंगे, चले जा रहे हैं पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये हमारा एक तरह का बुक वॉर्म हम बन जाएंगे। तो बुक वॉर्म नहीं बनना भैया, है ना, जैसे हम किताबी कीड़ा बोलते हुए वो हमें नहीं बनना है। हमें ये भी जानना है कि इसको पढ़ने का फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, आखिर इसको पढ़ने का अप्रोच क्या है, ठीक है ना। इस तरह से हमें इन सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। ये प्रीलिम्स वाले पार्ट में आएगा, मतलब ये बेसिक केमिस्ट्री में मतलब अभी हम प्रीलिम्स में चल रहे हैं जिसमें मैंने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया है। तो या तो तुम लोग चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या फिर प्रीलिम्स ऑफ केमिस्ट्री डाल के यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी जो है बाद में।